ब्लड कैंसर जो है ये बहुत साइलेंटली बॉडी के अंदर स्पीड में ग्रोथ करता है। तो मरीज को यूजुअली बुखार, ब्लीडिंग, कभी कभी मरीज को जगह जगह पर लिम्फ नोड बगल में, गले में, पेट में गांठें जैसे भी महसूस हो सकते हैं। क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के आते ही हमें तुरंत किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? अगर 8-10 दिन में आराम ना आए तो आप एक्सपर्ट के पास जरूर जाएं। राजस्थान में वी आर द फर्स्ट सेंटर टू डू CAR T-cell। कॉस्ट की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तकरीबन 1/10 ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड CAR-T में हमारा खर्चा है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस है। सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक CAR T-cell अभी तक करी है भगवान महावीर हॉस्पिटल में, बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो कंपेयर टू मैनी अदर हॉस्पिटल यहाँ पे पेशेंट के चार्जेस काफ़ी कम है। हॉस्पिटल्स की खुद की योजनाएं हैं। हॉस्पिटल में गरीब पेशेंट्स को, BPL पेशेंट्स, नॉट इवन ऑफ राजस्थान, दूसरे स्टेट के BPL पेशेंट्स भी हमारे यहाँ पे हैं जिनको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। नमस्कार एंड वेलकम टू द केयर कास्ट, BMC HRC का हेल्थ अवेयरनेस पॉडकास्ट। आज हम एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ब्लड कैंसर की साइन एंड सिम्टम्स, इसके मिसकंसेप्शन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड एडवांस ट्रीटमेंट थेरेपी लाइक CAR T-cell थेरेपी के बारे में। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिनका इस फील्ड में 20 ईयर से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के सीनियर हेमेटोन्कोलॉजिस्ट एंड BMT स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाशिनी शेखावत। नमस्कार। वेलकम सर टू द केयर कास्ट। थैंक यू। सर शुरुआत करना चाहेंगे वार्निंग साइन से कि ब्लड कैंसर जो है ये बहुत साइलेंटली बॉडी के अंदर स्पीड में ग्रोथ करता है। तो इस तरह के कैसे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर लोगों को मतलब थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए कि हाँ, इट्स राइट टाइम और हाई टाइम टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। सो ऐसा है कि ब्लड कैंसर चूँकि ब्लड की अलग अलग सेल्स को प्रभावित कर सकता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनाने वाली सेल, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो कोई भी 1, 2 या तीनों तरह की सेल की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसके कारण सामान्यतः मरीज को बुखार, अत्यधिक थकान एवं प्लेटलेट की कमी होने से उसे स्किन पे, मसूड़ों में जगह जगह से ब्लीडिंग होने की संभावना रह सकती है। तो मरीज को यूजुअली बुखार, ब्लीडिंग, कभी कभी मरीज को जगह जगह पर लिम्फ नोड बगल में, गले में, पेट में गांठें जैसी भी महसूस हो सकती है। ये शुरुआती साइन है ब्लड कैंसर के। ये बिकॉज सर जो भी डिजीज बॉडी में डेवलप होती है उनके साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपने जो जितने भी साइन एंड सिम्टम्स बताए, नॉर्मली ये साइन एंड सिम्टम्स बहुत कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में आते हैं जो डायरेक्टली इंडिकेट नहीं करते ब्लड कैंसर को। तो मतलब बिकॉज अनफॉर्चुनेट है, हम भी सुनते हैं, देखते हैं कि ब्लड कैंसर या कोई भी तरह का कैंसर वो एडवांस स्टेज में ही डायग्नोज होता है। तो क्या अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के आते ही हमें तुरंत किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? क्या एग्जैक्टली मतलब क्या टाइम है जब हम ये बोले कि हाँ ये है, तब तक तो हम सोच सकते हैं कि नॉर्मल साइंस है? सही कहा आपने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा होता है एवं हमारे शरीर में तकरीबन 25 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिसमें 95% ब्लड सेल्स होते हैं। तो ये पूरी बॉडी को प्रभावित कर सकती हैं। तो ब्लड की बीमारियों के साइन एंड सिम्टम अलग अलग अंगों के लक्षण के रूप में भी आ सकते हैं। कई दफ़ा मरीज को हार्ट कम काम कर रहा होता है, चेस्ट पेन हो सकता है, पेशेंट को दोनों तरफ कानों में घूं घूं टिनिटस की आवाज़ें, स्प्लीन बड़ी हो जाती है। तो कुछ दफ़ा मरीज अन्य एक्सपर्ट्स के पास जा रहा होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन के हिसाब से भी। इसीलिए सबसे पहले सामान्यतः सारे डॉक्टर्स CBC का टेस्ट कराते हैं। अगर CBC अत्यधिक एबनॉर्मल है, WBC बहुत ज़्यादा हाई है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम है, एक से ज़्यादा लाइंस की कमी है, केवल खून कम है या केवल प्लेटलेट कम, तो फिर भी थोड़ा समय लिया जा सकता है। बट प्लेटलेट, WBC, हीमोग्लोबिन, इन 3 में से कोई 2 या तीनों चीज़ों में गड़बड़ी है तो उसे ब्लड की बीमारी के रूप में जल्दी से देखना चाहिए। तो ब्लड कैंसर में शुरुआती समस्या यही है कि इसके लक्षण, जैसे आपने कहा, कि दूसरी बीमारियों से मेल खाते हैं। इस कारण बहुत बड़ी बीमारी मस्करेड हो जाती है और हम कई दफ़ा उसे मिस कर जाते हैं शुरुआती समय में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बीमारी शुरुआत में आते ही आप ऑन्कोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। शुरुआत में आप अपने पास जनरल फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, गायनी, जिनके पास जाएं। बट अगर 8-10 दिन में आराम ना आए एवं ये जनरल सिम्टम्स वर्स हो जाए तो आप एक्सपर्ट के पास ज़रूर जाएं। राइट। सर कोई भी बात होती है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे सारे लोग बहुत एक्टिव हैं, AI पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कोई भी फैक्ट्स आने से पहले मिसकंसेप्शंस उसके हैं वो बहुत स्पीडली आते हैं और उनका जो शेयरिंग स्पीड होता है वो 10 टाइम्स हायर होता है कंपेयर टू फैक्ट्स।
तो ब्लड कैंसर की अपन बात करें तो किस तरह के मिसकंसेप्शंस आप देखते हैं नॉर्मली पेशेंट्स में? ये ब्लड कैंसर में हम सामान्यतः मिसकंसेप्शंस देखते हैं कि अधिकतर मरीज के रिश्तेदार ये सोचते हैं कि ब्लड कैंसर का मरीज ठीक नहीं हो सकता, ब्लड कैंसर इज अ डेथ सेंटेंस। ये उनकी मिसकंसेप्शन है। सेकेंड, उन्हें लगता है कि ब्लड कैंसर का इलाज इंडिया में या केवल चुनिंदा बड़े शहरों में उपलब्ध है एवं ब्लड कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। ये जरूर है कि ज़्यादातर ब्लड कैंसर तेज़ी से फैलते हैं, बट ये लिफ्ट की तरह है। आप लिफ्ट से 50वें फ्लोर पे जल्दी से जा सकते हैं तो लिफ्ट से नीचे भी आ जाते हैं। ब्लड कैंसर के मरीज टाइमली ट्रीट करते हैं तो उनकी बीमारी बड़ी जल्दी कंट्रोल में भी आती है। ओके। सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बताएं आप कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एग्जैक्टली क्या है और ये ट्रीटमेंट में किस तरीके से काम करता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज के समय मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को अवेयर करना चाहूँगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेडिकल साइंस में एक बहुत ही एडवांस एवं जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हम सामान्यतः ब्लड कैंसर्स के मरीज जो हाई रिस्क होते हैं, जिनका कैंसर वापस आ चुका होता है, उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमें एक पेशेंट का ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं जिसमें मरीज की खुद की स्टेम सेल यूज आती है। कई दफ़ा हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांट करते हैं जिसमें मरीज की किसी अन्य रिश्तेदार की स्टेम सेल्स यूज आती है। ओके। इसमें पहले के समय ये वर्ड था बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जब हम लिटरली डोनर की बोन मैरो से ओटी में मरीज को बेहोश रखते थे 4 से 5 घंटा एवं उसकी बोन मैरो से सेल्स निकालते थे। आज के समय ये प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। हम पेरिफेरल ब्लड से ही हार्वेस्ट कर लेते हैं स्टेम सेल्स को। तो यूजुअली ऑपरेशन थिएटर, ओटी, हड्डी में से सुई डालना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसमें लोग सोचते हैं कि मेरा ऑपरेशन होगा, हड्डी काटी जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़ती। हम ब्लड से सेल निकाल लेते हैं। बहुत ही हाई एंड ट्रीटमेंट है एवं ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स के लिए ये फाइनल ट्रीटमेंट है, एकमात्र क्योर करने वाला ट्रीटमेंट जब कैंसर रिलैप्स हो चुका है या हाई रिस्क में आ गया। तो सर क्या हर एज ग्रुप के पेशेंट्स में ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट केवल ब्लड कैंसर्स के लिए नहीं है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो अनुवांशिक बीमारियां हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी, बचपन से जन्मजात इम्यूनिटी की कमी है या मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट है, कई दफ़ा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इनके पेशेंट्स को भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। उनकी स्टेम सेल्स को हम पूरा चेंज कर देते हैं। तो जो नॉन कैंसर ट्रांसप्लांट्स हैं उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, स्टोरेज डिसऑर्डर्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी यहाँ बहुत ही कारगर है। उनमें सामान्यतः डन एंड डस्टेड वाली कंसेप्ट है। एक दफ़ा आपने ट्रांसप्लांट कर दिया सफल तो सारी जिंदगी उसकी लाइफ बन गई। ओके। सर कार्टी सेल थेरेपी, ये थेरेपी आजकल फ्यूचर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के नाम से भी जाना जा रहा है। तो क्या है ये थेरेपी और एक्चुअल में क्या ये मतलब हर तरह के कैंसर्स में काम करती है? ये भी आपने बहुत वर्तमान के हिसाब से पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा है। कार्टी सेल थेरेपी का फुल फॉर्म है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, हम मरीज की बॉडी से उसकी टी सेल्स जो एक तरह की इम्यून सेल है, लिम्फोसाइट, उन्हें कलेक्ट करते हैं। फिर आपने जैसे कोविड के समय सुना होगा या वैक्सीन्स बनती हैं mRNA वैक्सीन्स, उसी तरह इन टी सेल्स में भी हम वायरस के द्वारा एक वेक्टर डालते हैं एवं उसी टी सेल को हम पेशेंट के कैंसर के अगेंस्ट तैयार करते हैं। हम उसे ट्रेन करते हैं उस पर्टिकुलर कैंसर के अगेंस्ट और वो टी सेल्स वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दी जाती है। तो इस प्रक्रिया में तकरीबन 20 दिन का समय लगता है। ओके। अब सामान्यतः क्या होता है कि कार्टी सेल भारत में भी उपलब्ध हो गई है और अभी तक अप्रूव्ड है केवल ब्लड कैंसर के कुछ एक विशेष केसेस में। ओके। बट आने वाले समय में एवं वेस्टर्न वर्ल्ड में कार्टी सेल के बहुत अच्छे ट्रायल चल रहे हैं सॉलिड कैंसर्स में भी, खास करके फेफड़ों में, उसके बाद ब्रेन की भी जीबीएम में, कुछ एक डिजीजेस में कार्टी सेल हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं। आई विल स्टार्ट वेरी सून। जो ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं जिससे हम गठिया कहते हैं, उसकी भी कुछ कुछ बीमारियों में कार्टी सेल का बड़ा अच्छा रोल आ रहा है। और ये एक तरह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी ही प्रक्रिया है। इम्यूनोथेरेपी हम इसे कह सकते हैं, लिविंग इम्यूनोथेरेपी। ओके। तो सर जैसे आपने बताया कि कार्टी सेल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, राजस्थान में कहाँ कहाँ अवेलेबल है और ये मतलब किस लेवल पे एक्सेप्ट हो रही है लोगों से? कार्टी सेल राजस्थान में
वी आर द फर्स्ट सेंटर टू डू कार टी सेल। हमने ओके 2024 में कार टी सेल की, पहला पेशेंट जो स्टेट का, एंड हमने अभी तक 7 पेशेंट को कार टी कर चुके हैं। हमारे जयपुर में ही 2 सेंटर और है जहाँ पे अभी कार टी सेल शुरू करी उन्होंने भी। तो राजस्थान, अब जयपुर खास करके आउट ऑफ रीच नहीं है लोगों की कि कार टी सेल हम नहीं कर पाए। कॉस्ट की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तकरीबन 3 करोड़ के करीब खर्च है, एवं हमारे यहाँ पे तकरीबन सारा खर्चा 35 से 40 लाख, तो ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड कार टी में हमारा खर्चा है। बहुत ह्यूज डिफरेंस है। ह्यूज डिफरेंस है, राइट बिकॉज हमारे कार टी सेल कंप्लीटली इंडिजिनस है, सेल्फ मेड इन इंडिया, जो IIT मुंबई और टाटा मुंबई के सहयोग से इम्यूनो एक्ट के द्वारा है। एवं एक्सेप्टेंस के मामले में जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी भी भारतीय पॉपुलेशन के हिसाब से 30 से 35 लाख थोड़ा हायर अमाउंट है, वो जी। भी जब बीमारी रिलैप्स हो चुकी हो। हम्म तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, CGHS है, ECHS है या इंश्योरेंस, उनके पेशेंट्स को कार टी सेल मिल रही है। कुछ एक पेशेंट्स हैं जो खुद के पैसों से कार टी सेल भी कराने को तैयार हैं, जिनकी बीमारी बहुत एडवांस है। ओके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है कार टी सेल, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके, बट राजस्थान में कार टी सेल थेरेपी उपलब्ध है, एंड हमने सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक कार टी सेल अभी तक करी है दैट्स भगवान वेरी महावीर नाइस। हॉस्पिटल में। राइट 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 सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी से बारे में पूछना चाहूँगी। जैसे आपने बताया कार टी सेल थेरेपी बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। नॉर्मली लोगों का कंसर्न रहता है कि अगर बात करें दूसरी डिजीज़ की, तो उसके कंपैरिजन में कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव कंसिडर होता है। तो किस तरह के फाइनेंशियल सपोर्ट्स अवेलेबल है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर? देखिए, कैंसर का ट्रीटमेंट ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली लगता है, क्योंकि ये रिकरिंग ट्रीटमेंट है, मरीज के रिश्तेदारों को बार बार आना पड़ता है। जी जो केमोथेरेपीज, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, वो दवा भी कुछ कॉस्टली, प्लस उनके थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट आज के समय बहुत कारगर है जीवन बचाने में, एवं कॉस्ट भी पहले से काफ़ी कम है। इसके बावजूद भी मरीजों को तकलीफ आती है, क्योंकि हमारे समाज में सभी तरह के स्टेटा है, टॉप टू बॉटम, ट्रू। बट हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एवं केंद्र सरकार की आयुष्मान स्कीम, यहाँ की माँ योजना स्कीम, इन्होंने तकरीबन प्राय अधिकतर कैंसर को कवर कर रखा है, एवं ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं जो ज़्यादातर मरीजों का आर्थिक बोझ हल करती हैं। मुझे खास करके हमारी संस्था भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में काम करके विशेष खुशी होती है कि हमारे यहाँ कुछ एक अलग स्कीम्स हैं जो इन योजनाओं से पहले से चल रही हैं, इनके अलग। हमारे डाल्फ एक योजना है, ओके डोनेट अ लाइफ फंड, जिसमें छोटे बच्चे, खास करके 14 से कम उम्र के जिनके क्यूरेबल कैंसर है, उन्हें हॉस्पिटल पूरा ट्रीटमेंट अपने खर्च पे उठाता है। वो राजस्थान के बाहर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन बच्चों को ये कैंसर का पूरा इलाज हम फ्री में देते हैं। हमारे CML फंड एक मुक्ति योजना है जिसमें ओके हम मरीजों को ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा भी हमारे हॉस्पिटल में, बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट हॉस्पिटल, तो कंपेयर टू मैनी अदर हॉस्पिटल, यहाँ पे पेशेंट के चार्जेस काफ़ी कम हैं। हॉस्पिटल्स की खुद की योजनाएं हैं। हॉस्पिटल में गरीब पेशेंट्स को, BPL पेशेंट्स, नॉट इवन ऑफ राजस्थान, दूसरे स्टेट के BPL पेशेंट्स भी हमारे यहाँ आते हैं जिनको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। वेरी नाइस। इसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में कुछ योजनाएं और चलती हैं, कैंसर जांच आपके द्वारा, जिसमें हॉस्पिटल की टीम रेगुलर सोसाइटी में जाके कैंसर स्क्रीनिंग करती हैं। तो मुझे तो ये महसूस होता है कि सरकारी योजनाओं के बराबर हमारे इस हॉस्पिटल से कुछ योजनाएं चल रही हैं जो मेरी हेडेक कम करती हैं। मुझे पेशेंट को फाइनेंस के काउंसलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है हमारे हॉस्पिटल्स में ये मेजर योजनाएं उसे कवर करती मींस गवर्नमेंट स्कीम तो है ही, हॉस्पिटल की अलग से स्कीम्स है जिनका Yes, बेनिफिट्स they पेशेंट्स are को मिल very रहा good. है। In fact, राइट कुछ स्कीम्स में जैसे डाल्फ योजना है, वो तो अनलिमिटेड पेशेंट को सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स तो ब्रैकेटेड है, जी इसमें इतना, इसमें इतना, ऑल्दो गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी अच्छी हैं, फिर भी हमारी ये जो स्कीम्स हैं APML पेशेंट्स में, ALL, हॉचकिन, विल्स, कंप्लीट ट्रीटमेंट फ्री कर रही है, जांच से लेके एंड तक। तो कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्टली ज़रूर है, बट तकरीबन पैन इंडिया आयुष्मान योजना में कवर हो रहे हैं अलग अलग। हमारी राज्य सरकार की माँ योजना उससे बेहतर, बराबर सपोर्ट हमें हमारी हॉस्पिटल की स्वास्थ्य योजनाओं से मिलता है। वेरी नाइस सर। सर लास्ट में आप बताना चाहेंगे हमारे जो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं पॉडकास्ट कि क्या मैसेज आप उनको दें कि किस तरह से वो अवेयर रहे, एक एक्टिव रहे? मैं हमारे सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ कलरफुल हो दे, उसी तरह आपकी थाली भी कलरफुल होनी चाहिए।
आप सभी तरह की चीज़ें खाएं, खास करके हरी सब्जियां, फल, रोटी, सब्जी, तमाम तरह की हेल्दी खाना खाएं। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड का मिनिमम सेवन करें। एक्टिव लाइफस्टाइल, जिसमें कोशिश करें कि वीक में 3 से 4 दिन थोड़ी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। किसी भी तरह की बीमारी हो, अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लें एवं अगर शुरुआती 8, 10, 15 दिन में ठीक नहीं हो रहा हो, तो एक्सपर्ट के पास जाएँ। एक और सेकंड ओपिनियन, वो कैंसर संबंधी भी हो सकती है, बिना कैंसर संबंधी बीमारी हो सकती है। कैंसर कैन बी क्योर्ड लाइक इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। केवल ये 3 ही चीज़ें हैं प्राय हमारे मेडिकल ब्रांचेस में जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं। जी। पोषण तत्व की कमी को ठीक कर सकते हैं, इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं, कैंसर को ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, सीकेडी इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कैंसर से घबराना नहीं, डेथ सेंटेंस नहीं है। अपने नज़दीकी विशेषज्ञ अस्पताल एवं डॉक्टर से मिलें और एक्सप्लोर करें गवर्नमेंट की योजनाओं को, इसके अलावा हॉस्पिटल की लोकल स्कीम्स को। इसके अलावा भी कई एनजीओ होते हैं जो फंड भी सपोर्ट करते हैं। जी। तो अधिकतर मरीज पुरानी भ्रांतियों के कारण बहुत लेट आते हैं, जब हमारे पास भी ज़्यादा साधन नहीं बचते हैं। एवं बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कार्टी सेल, मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड आज राजस्थान में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में उपलब्ध है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर शेखावत। आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन किया। इट्स रियली रिक्वायर्ड कि जब भी हमें कोई साइन एंड सिम्टम्स आता है, जैसे डॉक्टर शेखावत ने बताया, जब हम डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर वो साइन एंड सिम्टम्स फ्यू डेज में अगर वो बेटर नहीं हो रहा है और थोड़ा वर्स्ट कंडीशन में हो रहा है, देन इट्स हाई टाइम आप किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लें। और किसी भी चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे सर ने बताया कि हर ट्रीटमेंट के साथ अगर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो हर डिजीज को क्योर किया जा सकता है, स्पेशली कैंसर को। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर शेखावत स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।